हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है दोस्तों अपना डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इसके पहले भी मैंने एक दो वीडियो ऐसे बना चुका है। दोस्तों दो नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत सारे आते हैं, इसलिए दोस्तों पूरे क्वेश्चन में कवर करा रहा हूँ कि किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संक्रमण तत्वों की प्रकृति अक्रिय होती है क्यों, है ना। आज का दूसरा क्वेश्चन रहेगा, संक्रमण तत्व अणुचुंबकीय क्यों दर्शाते हैं, ठीक है, या अणुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं क्यों। और तीसरा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्यों। अब इनको दोस्तों याद करना थोड़ा सा कठिन है, इसलिए इनको आपको समझना है। समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना है और प्लीज दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उत्तर है आज का, संक्रमण तत्वों की प्रकृति अक्रिय कम क्रियाशीलता होने के निम्न कारण है ना। 3 से 4 कारण है। मतलब दोस्तों अक्रिय मतलब कम क्रियाशील, समझ रहे हैं बात को, कम क्रियाशील। तो इनका दोस्तों पहला नंबर कारण है, इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता है। इनकी आनन ऊर्जा उच्च होती है। इनकी बाष्पन या बाष्पीकरण ऊर्जा का मान उच्च होती है। इनके आयनों की जल योजन ऊर्जा का मान भी उच्च होता है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि क्रिया करने के लिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होना जरूरी है। और इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कब होता है दोस्तों, कब होता है, जब उसकी आयनन ऊर्जा कम होती है। आयनन ऊर्जा कम होना मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागना, आसानी से इलेक्ट्रॉन देना। अब जब दोस्तों आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है तो वो बंध कमजोर बनाएगा, मतलब बंध बनाने की क्षमता नहीं रख पाएगा, जिसके कारण से दोस्तों मुख्य रूप से क्या होता है, अक्रिय होता है। बाष्पन या बाष्पीकरण ऊर्जा का मान उच्च होता है। मतलब दोस्तों किसी पदार्थ को या किसी संक्रमण तत्व को हमको बाष्पित करना है तो उसको दोस्तों अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है ना। जैसे कोई भी संक्रमण तत्व है उसे बाष्पन क्या कहलाता है दोस्तों, किसी पदार्थ को द्रवित अवस्था से या ठोस से द्रव और द्रव से किस में बदल देना, डायरेक्ट सीधे गैस अवस्था में बदलना, वाष्प की अवस्था में बदलने की क्रिया बाष्पन कहलाती है। तो दोस्तों जो संक्रमण तत्व होते हैं इनकी बाष्पन ऊर्जा भी उच्च होती है ना, बाष्पीकरण ऊर्जा भी उच्च होती है। जल योजन ऊर्जा का मान भी उच्च होता है। जल योजन मतलब दोस्तों जल में मिलाने से उसमें मिलने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई भी पदार्थ दोस्तों किसी से मिलेगा तो पहले वो अपना बंध को तोड़ेगा, कोई भी बंध को तोड़ेगा, मतलब उसके बीच जो आकर्षण बल है उसको तोड़ेगा, तो उसके लिए दोस्तों उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से इनमें दोस्तों आनन ऊर्जा का मान उच्च होना, बाष्पन और बाष्पीकरण ऊर्जा का मान उच्च होना और जल योजन ऊर्जा का मान उच्च होना संक्रमण तत्वों की प्रकृति अक्रियता को प्रदर्शित करता है। आप दोस्तों 3 भी याद कर लेते हैं तो काफी है। 2 नंबर का सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 नंबर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यदि 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन 2 ऐड कर दिए जाते हैं। क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व अणुचुंबकीय क्यों होते हैं। सबसे पहले दोस्तों तो आपको बता देना चाहता हूं अणुचुंबकीय कब कहलाते हैं और प्रतिचुंबकीय कब कहलाते हैं। दोस्तों जिनके वाहतम कोष, जैसे आपके पास n-1d ऑर्बिटल है जिसमें दोस्तों युग्मित होंगे, मतलब पूर्णतः इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, तो आप ही बताइए जब इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे हैं तो उन्हें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, तब वो किसी को आकर्षित नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पूर्णतः नहीं भरा रहता, तब वो किसी न किसी को आकर्षित करता है। तो कहने का मतलब क्या निष्कर्ष निकला कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, वो दोस्तों अणुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें पूर्णतः इलेक्ट्रॉन भरा होता है दोस्तों, तो वो अणुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित नहीं करता, वो प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं करता बल्कि प्रतिकर्षित करता है, क्योंकि दोस्तों उसमें पूर्णतः कक्षक भरे होते हैं। क्लियर बात को समझ गए कि संक्रमण तत्व अणुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें n-1 डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी उपकोष दोस्तों आपको पता होगा उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिस भी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उसका तत्व डेफिनेट रूप से अणुचुंबकीय प्रकृति दर्शाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब किसी यौगिक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यौगिक के भीतर का चुंबकत्व बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। यदि भीतर का चुंबकत्व बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का साथ देता है
तो उसे अनुचुंबकीय गुण कहते हैं। यदि यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो अनुचुंबकत्व प्रबल हो जाता है, अर्थात किसी यौगिक के अनुचुंबकत्व की मात्रा उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः वे अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको जो समझाया वही चीज लिखा गया है, समझ रहे हैं। आपको पता होगा कि संक्रमण तत्व में जो दोस्तों N-1 डी कक्षक होता है, N-1 जो डी कक्षक होता है दोस्तों, ये अयुग्मित होता है ना। किसी में 1 इलेक्ट्रॉन, किसी में 2 इलेक्ट्रॉन, किसी में 3 इलेक्ट्रॉन, किसी में 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे दोस्तों मैं टाइटेनियम की बात करूं तो इसमें 3d2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों यदि मैं इसके 5 ऑर्बिटल की बात करूंगा तो इसमें दोस्तों 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्या है दोस्तों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और इसी अयुग्मित होने के कारण दोस्तों ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, इस कारण से अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर साफ लिखा गया है, यदि यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो अनुचुंबकत्व प्रबल हो जाता है, अर्थात किसी यौगिक के अनुचुंबकत्व की मात्रा उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर होती है। संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः वे अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। मतलब दोस्तों जितने भी संक्रमण तत्व हैं उनमें डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर, समझ गए दोस्तों मैं जो समझाना चाहता था। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन दोस्तों अपन देखने वाले हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन दोस्तों, संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्यों, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके पहले दोस्तों मैंने क्वेश्चन कराया था परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते, तो उसको समझा दिया था। अब दोस्तों आज का टॉपिक है संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, स्पष्ट कीजिए। अब दोस्तों क्या होता है कि आप स्क्रीनशॉट लेना भूल जाते हैं, जैसे मैं इसको रोक देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि कई स्टूडेंट है जो नोट्स बनाते हैं। ठीक है ना, मैं रोक देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये जो आपका क्वेश्चन है आज का। ये दोस्तों क्वेश्चन, संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले इसको पढ़ते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है, फिर समझाते हैं। संक्रमण धातु आयनों का रंग अपूर्ण रूप से भरे हुए N-1 डी कक्षकों के कारण होता है। संक्रमण धातु आयनों में जिनमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन होता है उसमें डी का एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में संक्रमण होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का, समझ रहे हैं। इस संक्रमण के समय वे दृश्य प्रकाश के कुछ विकिरणों का अवशोषण करते हैं तथा शेष विकिरणों को रंगीन प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करते हैं, अतः आयन का रंग उसके द्वारा अवशोषित रंग का पूरक होता है। मतलब दोस्तों जिसे अवशोषित नहीं करता उसे वो बाहर निकाल देता है। कहने का मतलब दोस्तों जैसे आपके पास डी कक्षक है, एक तो अयुग्मित होंगे, है ना, उसमें दोस्तों 2 प्रकार से, एक निम्न ऊर्जा स्तर और एक उच्च ऊर्जा स्तर होता है, जैसे मैं समझा रहा हूँ। ठीक है ना, आपके पास डी के 5 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं दोस्तों, 5 कक्षक होते हैं। ठीक है, इसमें 2 प्रकार का ऊर्जा स्तर होता है, एक दोस्तों उच्च ऊर्जा स्तर जिसमें 2 ऑर्बिटल को बांटा गया है, और दोस्तों निम्न ऊर्जा स्तर जिसमें 3 ऑर्बिटल को बांटा गया है। जब दोस्तों यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं तो ऊर्जा ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं, है ना, दृश्य प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। अब दोस्तों दृश्य प्रकाश में कई प्रकार के रंग होते हैं, जिन रंगों को ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर लेते हैं वो दिखाई नहीं देते, और दोस्तों जिन रंगों को अवशोषित नहीं करते वो हमें प्रकाश के रूप में दिखाई देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन संक्रमित होते हैं, एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में संक्रमित होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में संक्रमित होते हैं तो दृश्य प्रकाश के किरणों को अवशोषित करते हैं, लेकिन कुछ किरणों को अवशोषित नहीं कर पाते, जिसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और वही दृश्य प्रकाश के रूप में हमें दिखाई देता है। और दोस्तों इसी कारण से हमें संक्रमण धातुएं रंगीन दिखाई देते हैं। क्लियर, बात को समझ गए कि संक्रमण तत्व रंगीन क्यों दिखाई देते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें डी अयुग्मित होता है, और डी अयुग्मित होने के कारण जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में प्रवेश करते हैं, और दोस्तों एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में जब प्रवेश करते हैं तो दृश्य प्रकाश की किरणों को अवशोषित करते हैं। कुछ रंगों को अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन कुछ रंगों को अवशोषित नहीं करते, और जिन रंगों को अवशोषित नहीं करते वही हमें रंगीन आयन के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे दोस्तों कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है।
क्रोमियम 4 पॉजिटिव नीला रंग का दिखाई देता है, मैग्नीज 2 पॉजिटिव बैंगनी रंग का, आयरन 2 पॉजिटिव हरा रंग का, क्रोमियम 3 पॉजिटिव बैंगनी रंग का, Mn 3 पॉजिटिव गुलाबी रंग का और Fe3 पॉजिटिव पीला रंग का। तो ये दोस्तों है ना, इनको भी आपको याद कर लेना क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। 2 नंबर का आएगा दोस्तों तो पूरा लिखना पड़ेगा विथ रीजन, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं कि सर इतना लंबा कैसे 2 नंबर में आएगा। अरे आता है मेरे भाइयों, मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा, है ना, बुक्स में लिखा रहता है, इस ईयर में आया है। इसलिए दोस्तों आप लोग इन तीनों क्वेश्चनों को तैयार कर लें। आगे भी दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो आएंगे जो छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में रहेंगे, क्योंकि जो चैप्टर दोस्तों इसे 2 नंबर क्वेश्चन तो 2 नंबर लायक मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो फिर दोस्तों चलते हैं, कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों से शेयर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।